नमस्कार एंड वेलकम। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय सादुलशहर से। स्टूडेंट्स, आपका हमारी इस वीडियो में फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने निदर्शन के टॉपिक का अध्ययन किया था कि एक निदर्शन पद्धति और संगणना पद्धति क्या है। चुनी गई इकाइयों को हम लोगों ने अध्ययन में शामिल करते हुए लिखा था कि निदर्शन के आधार पर जो निकाले गए अध्ययन है, किया गया अध्ययन है, वो हम प्रयोग में लाते हैं अनुसंधान के लिए। एक अच्छे निदर्शन में कौन कौन सी विशेषताएं होती है, इसके बारे में भी हमने बात करी थी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग निदर्शन की प्रक्रिया का उल्लेख करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें बेल आइकन दबाकर। निदर्शन की प्रक्रिया किस तरह की होती है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। निदर्शन की पद्धति एक तकनीकी प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें अत्यंत सावधानी रखी जाती है। इकाइयों के चुनाव में अनुभवी और दक्ष व्यक्तियों का ही सहयोग लिया जाता है। ये जो पद्धति है, जिसे किसी विशेष निश्चित निर्धारित चरणों के माध्यम से पूर्ण किया जाता है, अध्ययन किया जाता है इकाइयों के चुनाव को। तो सबसे पहला इसमें हम देखें स्तर, तो समग्र का निर्धारण आता है सबसे पहले स्तर के ऊपर कि समग्र अर्थात जिसमें से इकाइयाँ चुनी जानी हो, वह समूह समग्र कहलाता है। उस क्षेत्र को निर्धारित किया जाता है या समूह को निर्धारित किया जाता है जिसमें से इकाइयों का चुनाव होना है। ये समग्र दो तरह का हो सकता है। एक समग्र निश्चित समग्र कहलाता है, तो दूसरा समग्र अनिश्चित समग्र कहलाता है। निश्चित समग्र से हमारा क्या तात्पर्य है? जिसकी इकाइयों के बारे में पूर्ण जानकारी हमारे पास में होती है, इकाइयों की पूर्ण संख्या का ज्ञान हमारे पास में होता है, या क्षेत्र की भौगोलिक जो सीमा है वो भी निर्धारित होती है। तो इस आधार पर उसकी जनसंख्या या क्षेत्रफल है वो भी निश्चित होता है। तो ये निश्चित समग्र कहलाता है। जैसे किसी क्षेत्र की जनसंख्या या भौगोलिक क्षेत्रफल एक निश्चित समग्र के रूप में जान सकते हैं। दूसरा इसमें अनिश्चित समग्र है। ये अनिश्चित समग्र उसको कहते हैं जब किसी घटना या गुण आदि को जानने के लिए ऐसे समग्र में से इकाइयों को चुना जाता है जिसकी सभी इकाइयों की संख्या में ज्ञात नहीं होती हो, तो ये समग्र अनिश्चित समग्र कहलाता है। जैसे हम किसी भी पत्रिका को पढ़ने वाले पाठकों की संख्या याद करना चाहते हैं, तो ये संख्या हमें निश्चित रूप से ज्ञात नहीं होगी। पूर्णतया उन पत्रिका की प्रतियों की संख्या तो हम देख सकते हैं कि वितरण किस संख्या में हुआ है, लेकिन पढ़ने वाले या लाभान्वित लोग हैं वो निश्चित रूप से कितने हैं उसके बारे में हम नहीं जान सकते हैं। तो ये पूर्णतया अनिश्चित होती है। तो इस प्रकार का जो समग्र है वो अनिश्चित समग्र कहलाता है। तो सबसे पहले स्तर पे हम इसमें समग्र का निर्धारण करते हैं, निश्चित है या अनिश्चित है। दूसरा जो इसमें निदर्शन की प्रक्रिया का चरण है वो उसमें इकाइयों का निर्धारण हमारे द्वारा किया जाता है। निदर्शन में ये निश्चित किया जाता है कि चुनी गई इकाइयाँ कौन कौन सी होंगी। ये इकाइयाँ व्यक्ति हो सकती है, संस्था हो सकती है, परिवार हो सकती है, निवास स्थान या व्यवसाय
कोई भी इकाइयाँ जैसा हमारा अध्ययन का उद्देश्य होता है उससे संबंधित किसी भी प्रकार की इकाइयों को इसमें शामिल किया जा सकता है। तो इसमें दूसरे स्तर के ऊपर आकर के हम ये निर्धारित करते हैं कि निदर्शन की इकाइयाँ कौन कौन सी होंगी। तीसरा जो चरण है हमारे निदर्शन की प्रक्रिया का, वो स्रोत सूची का निर्धारण करना है। स्रोत सूची में समग्र की इकाइयों का उल्लेख होता है। ये सूचियाँ पहले से भी उपलब्ध हो सकती है या इनका नए सिरे से निर्माण किया जा सकता है। तो तीसरे चरण में हम सूचियों का निर्धारण करते समय ये सावधानी रखते हैं कि ये सूचियाँ, स्रोत सूचियाँ पूर्ण रूप से नवीन, विश्वसनीय और विषय के अनुरूप होनी चाहिए। जैसे टेलीफोन डायरी है, जनगणना का रिकॉर्ड है या छात्रों की उपस्थिति का रजिस्टर है, जैसा भी जो स्रोत सूची है उसका निर्धारण हम अध्ययन के अनुरूप करते हैं। चौथा जो चरण हमारा होता है निदर्शन की प्रक्रिया को पूर्ण करने का, वह है निदर्शन के आकार का निर्धारण। अर्थात जो इकाइयाँ हैं किस संख्या में चुनी जानी है, कितनी इकाइयाँ चुनी जानी है। जो इकाइयों की संख्या है वो निर्भर करती है सजातीयता पर, इकाइयों के अंदर कितनी सजातीयता या विविधता है, अध्ययन की प्रकृति पर कि अध्ययन की प्रकृति किस प्रकार की है, और हमें जो निष्कर्ष प्राप्त करने हैं, परिणाम प्राप्त करने हैं, उनके अंदर कितनी परिशुद्धता की मात्रा हमें चाहिए, इन सब पे निर्भर करता है। यदि सजातीयता ज़्यादा है तो कम इकाइयाँ चुनी जा सकती है, विविधता ज़्यादा है तो अधिक इकाइयाँ चुननी पड़ती है। अध्ययन की प्रकृति गहन है तो कम इकाइयों का चुनाव किया जाता है, यदि विस्तृत है, गहन नहीं है तो ज़्यादा इकाइयाँ चुनी जा सकती है। परिणाम ज़्यादा परिशुद्ध प्राप्त करने तो कम इकाइयाँ चुननी पड़ती है, और जो एक पर्याप्त मात्रा में परिशुद्धता चाहिए तो ज़्यादा इकाइयाँ इसमें चुनी जा सकती है। तो निदर्शन का आकार है वो इन पे निर्भर करता है। पांचवा अंतिम जो चरण है निदर्शन पद्धति की प्रक्रिया का, उसमें हम जो निदर्शन है उसकी विधि का निर्धारण करते हैं। किस विधि के माध्यम से हमें इकाइयों का चुनाव करना है। ये कहा गया कि समग्र की प्रकृति और उपलब्ध साधनों के आधार पर हमें निदर्शन की पद्धति को चुनाव किया करते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि देव निदर्शन, सविचार या उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, स्तृत या वर्गीकृत निदर्शन, बहुस्तरीय निदर्शन, अनेक निदर्शन की पद्धतियां हैं जिन जैसा हमारा अध्ययन का विषय होता है या साधन उपलब्ध होते हैं उसके आधार पर हम कोई सी भी विधि है वो चुन सकते हैं। इन विधियों के बारे में हम आगे वीडियोस में बात करेंगे विस्तृत रूप से, निदर्शन के प्रकारों में उसमें अध्ययन करेंगे। तो अभी इसमें प्रक्रिया के अंतर्गत हम केवल इनके नाम का उल्लेख कर रहे हैं। ये कहा गया कि किसी भी पद्धति के चुनाव में ये सावधानी रखनी चाहिए कि इसमें पक्षपात ना किया जा सके, इसके प्रयोग को आसानी से किया जा सके, और पद्धति का चुनाव करने में व्यक्तिगत सूझबूझ और अनुभव भी अध्ययनकर्ता को काम में लेने चाहिए। इस प्रकार से हमारी ये 5 चरणों के अंदर निदर्शन की प्रक्रिया है उसको पूर्ण